फेरों के लिए खड़े हो जाइए। शादी का ख्याल आए तो सपनों से निकलकर शादी.com पे आए। डाउनलोड नाउ। नाजरीन आदाब, मैं हूं नीता सिंह। इस्तकबाल है आप सभी का हमारे प्रोग्राम जानकारी से कामयाबी तक में, जिसमें हम आपको ऐसी तमाम स्कीम्स के बारे में बताते हैं जो हमारे फ़ायदे से जुड़ी हैं। नाजरीन, अपने प्रोग्राम के ज़रिए हम आपको प्रधानमंत्री के 15 पॉइंट्स ऑफ माइनॉरिटी प्रोग्राम के बारे में तफसील से जानकारी देंगे। ये प्रोग्राम क्या है, इसमें किस तरह के चेंजेस किए गए हैं, इसमें किस किस योजना को शामिल किया गया है, किस योजना से किस तरह का बेनिफिट मिलता है और इन योजनाओं का बेनिफिट उठाने के लिए आपको क्या करना होगा, ये तमाम जानकारी हम आपको देंगे। आगे आने वाले एपिसोड में हम आपको अलग अलग योजनाओं के बारे में तफसील से जानकारी देंगे। दरअसल प्रधानमंत्री के ज़रिए माइनॉरिटीज़ को फ़ायदा पहुंचाने के लिए एक प्रोग्राम शुरू किया गया है जिसका नाम है 15 पॉइंट्स फॉर माइनॉरिटीज़, जो कि देश में अलग अलग मिनिस्ट्रीज़ और माइनॉरिटी डिपार्टमेंट्स के ज़रिए चलाई जा रही तमाम योजनाओं और पहलों को एक साथ शामिल करके चलता है। मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटीज़ वेलफेयर के ज़रिए चलाई जा रही योजना का फ़ायदा उन तमाम माइनॉरिटीज़ को मिल सकता है जिनको कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने नोटिफाई किया है, और इसमें मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध और पारसी समुदाय के लोग शामिल हैं। तो तमाम योजनाओं के बारे में हम आपको आने वाले एपिसोड में तफसील से जानकारी देंगे। आज जिस योजना के बारे में हम आपसे बात करने जा रहे हैं उसका नाम है मौलाना आज़ाद नेशनल फेलोशिप स्कीम, जिसका बुनियादी मकसद कमज़ोर और गरीब तबके के माइनॉरिटीज़ को बुनियादी और आगे की एजुकेशन के लिए पैसा मुहैया करना है। इस स्कीम के तहत पीएचडी और एमफिल के दौरान माइनॉरिटीज़ को फाइनेंशियल सपोर्ट दिया जाता है। तो इस स्कीम के बारे में आज हम आपको तफसील से जानकारी देंगे, और इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं एक ख़ास मेहमान। हमारे साथ इस समय मौजूद हैं डॉक्टर मोहम्मद अजमल जी, जो कि असिस्टेंट प्रोफेसर हैं सेंटर ऑफ अरबिक एंड अफ्रीकन स्टडीज़, स्कूल ऑफ लैंग्वेज, लिटरेचर एंड कल्चरल स्टडीज़, JNU से। वेलकम टू आवर प्रोग्राम जानकारी से कामयाबी तक। बहुत शुक्रिया मैडम, थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी फॉर दिस नोबल डिस्कशन। हम आपसे इस MNF के बारे में तफसील से बातचीत करेंगे, लेकिन उससे पहले नज़र डाल लेते हैं इसी से जुड़ी एक रिपोर्ट पर। हम 5 करोड़ से ज़्यादा स्कॉलरशिप मंत्रालय देने जा रहा है। अल्पसंख्यक समाज की जो गरीब, आर्थिक रूप से पिछड़ी, कमज़ोर बच्चे बच्चियां हैं, और आपका मौलाना आज़ाद एजुकेशन फाउंडेशन भी लगभग 10 लाख लड़कियों को स्कॉलरशिप इन 5 सालों में देगा। जिस स्टूडेंट के पास पैसे नहीं हैं वो इसके ज़रिए पढ़ लेते हैं और पीएचडी करके एक अच्छा सोसाइटी के लिए, एक देश के लिए एक अच्छा काम देते हैं, एक अच्छा कंट्रीब्यूशन वो देते हैं कल्चरल हिसाब से, सारी चीज़ों के हिसाब से। मानव फेलोशिप एक ऐसी फेलोशिप है जिससे माइनॉरिटीज़ को हायर स्टडी परस्यू करने में बड़ा फ़ायदा हुआ है। ये देखा गया है समाज के अंदर कि जब किसी भी तबके को कोई फेलोशिप ऑफ़र की जाती है तो तबका उस फेलोशिप की मदद से अपनी तालीम तरबियत में आगे बढ़ जाता है। डॉक्टर अजमल जी, सबसे पहले मैं आपसे ये समझना चाहूँगी कि प्रधानमंत्री के ज़रिए जो ये माइनॉरिटीज़ वेलफेयर के लिए 15 पॉइंट्स प्रोग्राम शुरू किया गया है, ये क्या है? जी, जहाँ तक बात 15 पॉइंट्स की है, जनाब वज़ीर आज़म जनाब नरेंद्र मोदी साहब की तरफ से जो ये स्कीम अक़लियत की बहबूद व फलाह के लिए ये किया गया है, इसमें 15 पॉइंट्स हैं। इन 15 पॉइंट्स में, इन 15 पॉइंट्स में जो सबसे अहम है वो एजुकेशन है और इकोनॉमिक एम्पावरमेंट है। जिसमें एजुकेशन में तो जैसे स्कॉलरशिप है जो बहुत ही अहम है, जिसमें प्री मैट्रिक है, पोस्ट मैट्रिक है
हायर एजुकेशन स्कॉलरशिप्स हैं। इसके अलावा स्कॉलरशिप कम मीन्स स्कॉलरशिप भी है, फेलोशिप भी है, जो अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट्स को दी जाती है। ये सब 15 पॉइंट्स के ज़ुमरे में ये स्कॉलरशिप्स आती हैं। इसके साथ साथ इकोनॉमिक डेवलपमेंट, जैसे कि प्राइम मिनिस्टर का नारा है कि काम भी करो और कमाओ भी, लर्न अर्न वाइल यू लर्न, तो ये उनका नारा है और ये बहुत अहम है, जिसके ज़रिए से कोई भी, ये कोई खुसूसी तौर पर अक़लियत ही नहीं बल्कि कोई भी इस अगर पॉइंट एस्पेक्ट को अपनी ज़िंदगी का एक वो बना लें, एक नस्बुल आइन बना लें, तो आगे चल कर के वो अपनी कामयाबी का रास्ता हमवार कर सकते हैं। तो उन 15 पॉइंट्स में जो ये है उसमें एक स्कॉलरशिप है और जिसमें मुख्तलिफ ज़ुमरों में स्कॉलरशिप दी जाती है, जिसमें जैसे एक तो है कि प्री मैट्रिक है, प्री मैट्रिक 1 to 8, फिर एक पोस्ट मैट्रिक है, फिर हायर एजुकेशन वो स्कॉलरशिप्स हैं। इन स्कीम्स के तहत, इन स्कॉलरशिप के तहत गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ये मंसूबा है कि अक़लियतें जो इकोनॉमी तौर पर, इक़्तिसादी तौर पर कमज़ोर हैं, पसमानदा हैं, उनके लाइफ स्टैंडर्ड को कैसे आगे बढ़ाया जाए कि वो और अपने बिरादरान वतन के साथ, अपने हम वतनों के साथ शाना बशाना मिल करके ज़िंदगी गुजारें। इसके तहत ये 15 पॉइंट्स प्राइम मिनिस्टर की हैं। डॉक्टर अजमल जी, आपने बहुत तफसील से बताया कि क्या है ये प्रधानमंत्री ने जो माइनॉरिटीज़ वेलफेयर के लिए 15 पॉइंट्स प्रोग्राम शुरू किया है। अब आपसे जानना चाहेंगे, जैसे आपने कहा कि उसमें बहुत अहम है ये एजुकेशन योजना है, जो एजुकेशनल योजना, और उसमें ख़ास तौर से ये स्कॉलरशिप की जो आप बात कर रहे हैं, फिर उसमें मौलाना आज़ाद नेशनल फेलोशिप स्कीम है, ये क्या है, ये जानना चाहेंगे। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ये डिसाइड किया कि एक कमेटी तश्कील दी जाए और उस कमेटी के तहत ये पता लगाया जाए कि माइनॉरिटीज़ जो हैं किस तौर पर वो पसमानदा हैं, किन किन चीज़ों में वो पसमानदा हैं, तालीमी, इक़्तिसादी, सियासी और जितने भी और जो वो हैं तरक्की के जो वो मराहिल हैं, किन किन चीज़ों में माइनॉरिटीज़ पीछे हैं, उसको पाने के लिए, उसको हासिल करने के लिए, उस पर मालूमात हासिल करने के लिए या उस पर कुछ फैसला करने के लिए एक कमेटी तश्कील दी गई, जिसकी सरबराही वो सचर जस्टिस सचर थे और उस कमीशन का नाम देगा सचर कमेटी रिपोर्ट। जब वो रिपोर्ट आ गई, उस रिपोर्ट के तहत ये फैसला किया गया कि तालीमी तौर पर माइनॉरिटीज़ जो हैं बहुत ही डाउन ट्रोडन हैं, बहुत ही पसमानदा हैं। इनको आगे बढ़ाने के लिए इन्हें कुछ ऐसे मंसूबे बनाए जाएं कि जिसके ज़रिए से वो अपनी तालीमी हैसियत को बढ़ा सके, तालीमी लियाकत को और बढ़ा सके, हायर एजुकेशन आसानी से ले सके। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने फैसला किया कि इनको एक स्कॉलरशिप दी जाए हायर एजुकेशन के लिए खुसूसी तौर पर। तो उस जो स्कॉलरशिप का नाम रखा गया, फेलोशिप का नाम, उसका नाम फेलोशिप दिया गया और उसका नाम रखा गया सबसे पहले वज़ीर तालीम हिंदुस्तान के मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के नाम पे इस स्कीम का नाम रखा गया और ये नाम रखा गया कि मौलाना आज़ाद नेशनल फेलोशिप। ये फेलोशिप उनको दी जाती है जैसे जिन्होंने मास्टर्स डिग्री हासिल कर ली, मास्टर डिग्री उन्होंने क्वालिफाई कर लिया, अब उनको पीएचडी करनी है, एमफिल करनी है। अब उस एमफिल और पीएचडी करने के दौरान उनको ये मौलाना आज़ाद फेलोशिप वो दिए जाने का ये एक प्रावधान ये क्या ईजाद किया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने। तो इसी को MNF या मौलाना आज़ाद नेशनल फेलोशिप कहते हैं। डॉक्टर अजमल जी, आपने बहुत तफसील से बताया कि क्या है ये स्कॉलरशिप स्कीम। वो आपसे जानना चाहेंगे, जैसे आपने कहा कि डिसीजन 2005 में लिया गया, लेकिन इम्प्लीमेंट कब से हुआ और किस तरह के चेंजेस तब से अब तक इस स्कीम में देखे गए हैं? मौलाना आज़ाद नेशनल फेलोशिप का जो फैसला लिया गया वो तो 2005 में लिया गया गवर्नमेंट मरकज़ी हुकूमत की तरफ से, लेकिन इसका जो नफाज हुआ ये 2009 में। 2009 से लगातार 2022 तक तमाम तलबा को जो मास्टर डिग्री करने के बाद एमफिल और पीएचडी कर रहे हैं उनको ये स्कॉलरशिप दी जा रही है। तो 2009 में इसका इम्प्लीमेंट हुआ, इसका नफाज हुआ, तब से लेकर के ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 2022 तक लगातार वो देती रही।
डॉक्टर अजमल, ये तो बात हुई मौलाना आज़ाद नेशनल फेलोशिप स्कीम की, लेकिन आपसे जानना चाहेंगे और कौन कौन सी स्कॉलरशिप स्कीम है जिसका कि फ़ायदा हमारे व्यूअर्स उठा सकते हैं? मरकज़ी हुकूमत की जानिब से एक तो प्री मैट्रिक है जो क्लास 1 से लेकर के क्लास 8 तक स्कॉलरशिप दी जाती है तमाम बच्चों को बिला किसी इम्तियाज़ के, बिला किसी फ़र्क के। और उसके बाद पोस्ट मैट्रिक एक होता है, ये प्री मैट्रिक, फिर पोस्ट मैट्रिक, फिर हायर एजुकेशन के लिए फेलोशिप्स, जैसे JRF जूनियर रिसर्च फेलोशिप, 2 साल के बाद वो हो जाता सीनियर रिसर्च फेलोशिप। उसी में माइनॉरिटीज़ के लिए जो 5-6 माइनॉरिटी वो हैं हमारे माइनॉरिटीज़ हैं, वो मुस्लिम, ईसाई, बुद्ध, सिख, पारसी, जैन, जो ये 5 अक़लियतें हैं जिन्हें ये मौलाना आज़ाद नेशनल फेलोशिप इसके लिए खुसूसी तौर पर इन्हीं के लिए ये फेलोशिप बनाई गई, तैयार की गई और उनको दी जा रही है। ऐसी बात नहीं है कि अगर ये लोग मानव लेंगे तो वो JRF नहीं ले सकते, ऐसा नहीं है। जो JRF लेंगे वो ये नहीं ले सकते और जो मानव लेंगे वो JRF, और JRF के लिए मुस्तहिक होंगे नहीं, चूँकि इसके लिए जो JRF क्वालिफाई कर लेते हैं, जूनियर रिसर्च फेलोशिप जिन्होंने क्वालिफाई कर ली, उसके लिए मानव की ज़रूरत नहीं है। डॉक्टर साहब, आपसे जानना चाहेंगे कि MANF की अगर हम बात करें तो इसके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है और कौन कौन इसका फ़ायदा उठा सकता है? फेलोशिप या स्कॉलरशिप ये हायर एजुकेशन के लिए है। तो हायर एजुकेशन जो स्टार्ट होती है वो ग्रेजुएशन के बाद होती है। हाँ, तो इसके लिए हायर एजुकेशन पहुंचने के बाद या इस फेलोशिप को हासिल करने के लिए हायर एजुकेशन यानी मास्टर्स की डिग्री हासिल करना ज़रूरी है। किसी भी सब्जेक्ट में मास्टर्स डिग्री, MSc, MCom, MA जो भी है सब इसको हासिल कर सकते हैं। तो इसके लिए मास्टर्स होना ज़रूरी है। और इसमें यह है कि जैसे 55% सेकेंड डिवीज़न होता है, सेकेंड डिवीज़न फर्स्ट ये जनरल लोगों के लिए होता है, और जो रिजर्व कैटेगरी में आते हैं जैसे SC, ST, OBC, तो उनके लिए जो छूट है उसके अकॉर्डिंग वो इसके लिए वो एलिजिबल हैं, अहलियत उसकी रखते हैं, वो उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं इस फेलोशिप के लिए। डॉक्टर साहब, ये तो बात हुई कि ये MANF का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है और कौन इसके लिए एलिजिबल है। वो आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि जो स्कॉलरशिप मिलती है इसमें ये कितने रकम की मिलती है? सबसे पहले तो यह है कि इसके लिए एग्ज़ाम देना होता है, नेट यानी नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट फॉर लेक्चरशिप और असिस्टेंट प्रोफेसर, और या JRF जूनियर रिसर्च फेलोशिप। ये एग्ज़ाम NTA UGC इसको कंडक्ट कराती है। इस एग्ज़ाम में इन कैंडिडेट्स को कामयाब होना पड़ेगा, और कामयाब होने के बाद जो JRF, जैसे कि 2 कैटेगरी है उसमें, एक है JRF के लिए जो ज़्यादा नंबर लेकर के आते हैं 70% से एबव, और जो 70% से नीचे लेकर के आते हैं जो JRF कैटेगरी में नहीं आ पाते हैं, उनके लिए जिसको नेट जो सर्टिफिकेट मिलता है, उस नेट सर्टिफिकेट की बदौलत वो मानव मौलाना आज़ाद नेशनल फेलोशिप के लिए वो एलिजिबल हैं। तो ये है कि पहले एग्ज़ाम देना पड़ेगा, और इसके लिए NTA और UGC इस एग्ज़ाम को कंडक्ट करती है, और ये एग्ज़ाम साल में 2 बार होते हैं, एक जून में और दूसरा एग्ज़ाम होता है दिसंबर में। और इसके फॉर्म्स जो हैं ये आ जाते हैं 2 महीना पहले। जैसे अगर दिसंबर में एग्ज़ाम होगा तो अक्टूबर में इसके एप्लीकेशंस आ जाएंगे, और जो जून में एग्ज़ाम होगा उसके एप्लीकेशंस अप्रैल या मई में आ जाएंगे। तो इस दौरान ऑनलाइन स्टूडेंट्स को अप्लाई करना होगा, और जब अप्लाई कर देंगे तो सारी मालूमात वेबसाइट पे NTA की वेबसाइट पे अवेलेबल होंगी, और उन मालूमात के ज़रिए से उन्हें अपीयर होना पड़ेगा एग्ज़ाम में क्वालिफाई होने के बाद अब उसमें ये पता चलेगा कि इनका आपका मार्क्स कितना है, कैंडिडेट ने कितना मार्क्स हासिल किया है। तो उन्होंने अगर उस कैटेगरी में नंबर लेकर के जो JRF कैटेगरी में आता है तो उसके लिए तो कोई बहस और मुबाहसा है ही नहीं, बल्कि वो तो एलिजिबल हो ही गए। बात रहती है मौलाना आज़ाद नेशनल फेलोशिप की, तो उसमें नेट नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट क्वालिफाई करना ज़रूरी है, उसके लिए भी वो मार्क्स है। जो नहीं क्वालिफाई कर पाएंगे तो उनका नाम वहाँ पे अपीयर ही नहीं होगा, वो नाम उनका आएगा नहीं, वो उस एलिजिबल ही नहीं होगा। तो जो नेट क्वालिफाई कर लेंगे वो मौलाना आज़ाद नेशनल फेलोशिप के लिए वो होंगे, अहलियत रखेंगे। रही बात कि कितनी रकम मिलती है इसमें, तो इनिशियली पहले 2 साल, तो यहाँ सबसे पहले तो ये भी बता दूं कि ये किसी के लिए मिलता है,
ये एमफिल और पीएचडी, तो एमफिल 2 साल के लिए होता है और पीएचडी 3 साल के लिए होता है। अभी यूजीसी ने कुछ दिनों से बल्कि इसी एकेडमिक ईयर से एमफिल को ख़त्म कर दिया, सिर्फ पीएचडी है। तो पीएचडी 5 साल के लिए, तो स्कॉलरशिप ये पूरे कंप्लीट 5 साल के लिए है और पहले 2 साल 31,000 रुपये मिलते हैं, 31, बल्कि वो बढ़कर के अब 35,000 हो गए हैं, हम 35,000। और उसके बाद 3 साल के बाद थर्ड ईयर में जब पहुंचेंगे ये फेलोशिप के, उसी अब रिसर्च के दौरान, तो वो उसकी जो फेलोशिप हो जाएगी वो 37,000 हो जाएगी, 37 से 38,000 और 40,000 तक भी हो सकती है। उसके अलावा वो कंटिजेंसी और एचआरए भी वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से प्रोविजन है इसी फेलोशिप के तहत, जो 27% फेलोशिप का जो बेसिक वो है उसके अकॉर्डिंग वो एचआरए भी मिलता है। तो सबसे पहले समझिए 35,000, फिर 38,000 नंबर सीनियर रिसर्च फेलोशिप हो जाती है। गोल्डी मीट मटन मसाले, जो आपके हाथ का मटन खाए जिंदगी भर आपका हो जाए। जहाँ जाए रिश्ते बनाए गोल्डी मसाले। अब आपसे जानना चाहेंगे कि ये स्कॉलरशिप राशि मिलने में कितने दिन लगते हैं? एग्ज़ाम के 1 महीने के बाद नताइज आ जाते हैं और वो नताइज एनटीए अपनी वेबसाइट पे आवेज़ा कर देती है और स्टूडेंट को कहीं जाने की ज़रूरत नहीं, बस उनके पास जो पासवर्ड आईडी और पासवर्ड होते हैं उसके तहत उनको वो वेबसाइट में जाना होता है और जो पर्टिकुलर लिंक होता है, लिंक होती है, उस लिंक पे वो क्लिक करेंगे और वो क्लिक करके उसमें जान पाएंगे कि वो कामयाब हो पाए कि नहीं पाए। तो उसमें आ जाएगा कि सेलेक्टेड। उसके कुछ ही दिनों के बाद लेस देन 1 वीक उसमें वो उनका जो अवार्ड लेटर, सिलेक्शन लेटर, वो उसमें आवेदन कर दिया जाता है और वो उसको खुद ब खुद उसको वो डाउनलोड कर सकते हैं कि वो कामयाब हो चुके हैं। और कामयाब होने के बाद अब अगर वो एडमिशन ले चुके हैं, ऑलरेडी एमफिल और पीएचडी कर रहे हैं, तो वो उस अवार्ड लेटर के साथ और जो उसके साथ और डॉक्यूमेंट्स हैं और जो पर्सनल डॉक्यूमेंट्स जैसे आधार कार्ड और जितने भी आइडेंटिफाई के लिए जो डॉक्यूमेंट्स हैं, सब के साथ वो कंसर्न डिपार्टमेंट, कंसर्न इंस्टीट्यूशन के कंसर्न डिपार्टमेंट में उसको जमा करना होता है। जमा करने के अगर उसके सारे डॉक्यूमेंट बिल्कुल क्लीन और क्लियर हैं तो विद इन अ वीक ओनली ही विल बी एलिजिबल फॉर द स्कॉलरशिप। और अगर उन्होंने एडमिशन नहीं लिया है और उन्होंने ये नेट क्वालिफाई कर लिया है तो इसके लिए लाजिम है उसके लिए कि वो कहीं पे एनरोल हो, कहीं पे एडमिशन ले, कहीं पे वो पीएचडी करने के लिए एडमिशन ले, एमफिल करने के पीएचडी एडमिशन ले। अगर एडमिशन नहीं लेंगे और जब तक 3 साल का वो ड्यूरेशन है, 3 साल के अंदर वो कहीं पे भी ऑल ओवर इंडिया किसी भी यूनिवर्सिटी से मुंसलिक होकर एडमिशन लेकर के उस फेलोशिप को वो अवेल कर सकते हैं। जी डॉक्टर अजमल साहब, मैं ये भी आपसे जानना चाहेंगे कि माइनॉरिटीज़ स्कॉलरशिप 2023-24 की लास्ट डेट क्या है? उसके फॉर्म्स जो हैं 2 बार साल में 2 बार आते हैं, 2 बार उनका एग्ज़ाम होता है और पूरे साल में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से 1000 फेलोशिप्स का, स्कॉलरशिप्स का वो प्रोविज़न है। तो पहले 6 महीने में 500 और नेक्स्ट 6 महीने में 500। तो चूंकि मैंने कहा कि साल में 2 बार एप्लीकेशंस आते हैं, तो जैसे अगर दिसंबर में एग्ज़ाम है तो अक्टूबर में उसके एप्लीकेशंस या उससे पहले भी एप्लीकेशंस आ जाते हैं, तो उस वक्त दाखिले उसके अप्लाई करने की तारीख होगी अक्टूबर के दौरान, दिसंबर में जो एग्ज़ाम होगा। और दूसरा एग्ज़ाम जो जून में होगा उसके एप्लीकेशंस मार्च और अप्रैल में आएंगे। तो उसी दौरान स्टूडेंट को केयरफुल होकर के ये देखना पड़ेगा कि कब फॉर्म आ रहा है और इससे पहले कि उसकी तारीख ख़त्म हो जाए, अब एप्लीकेशन देने की तारीख ख़त्म हो जाए, वो अपनी होशियारी से उस फॉर्म को तारीख के ख़त्म होने तक दे और अप्रैल एंड या मई तक अपने दाखिला को, अपने फॉर्म को वो एनटीए को जमा कर दे, तो ये उसके लिए वो एलिजिबल हो जाएंगे एग्ज़ाम देने के लिए। डॉक्टर अजमल, आपसे यहाँ पे ये जानना चाहेंगे कि जिन लोगों ने नेट अगर क्वालिफाई नहीं किया है तो क्या वो MANF के लिए एलिजिबल हैं? मरकज़ी हुकूमत ने, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इस मौलाना आज़ाद नेशनल फेलोशिप को माइनॉरिटीज़ के लिए ही, उनकी तालीमी तरक्की के लिए ही ये स्कॉलरशिप शुरू की। तो इनके लिए शुरू से लेकर इनके लिए कोई
ये कैद नहीं था कि इनके लिए नेट या JRF क्वालिफाई करना है, बल्कि माइनॉरिटी होना ही उनके लिए काफ़ी था कि वो इस स्कॉलरशिप के लिए एलिजिबल हो। तो 2009 से लेकर के 2015-16 तक ये प्रोविज़न था कि हर माइनॉरिटी चाहे वो JRF दिया हो लेकिन क्वालिफाई ना कर पाए, नेट ना क्वालिफाई कर पाए, लेकिन उनको मौलाना आज़ाद नेशनल फेलोशिप मिला करती थी। हाँ, लेकिन अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 2017 या 18 में या 2016 ही में इसको सिर्फ उन लोगों के लिए एलिजिबल किया, उन लोगों को एलिजिबल किया जो नेट क्वालिफाई करे उनके लिए जी। और तब से लेकर के ये 2022 तक ये स्कॉलरशिप जारी है और लड़कों को, स्टूडेंट को, कैंडिडेट्स को वो मिल रही है। डॉक्टर अजमल, क्या ये जो फेलोशिप है वो कैंसिल भी हो सकती है और क्या रीज़न हो सकते हैं कैंसिल होने के? जी, उमूमी तौर पर स्कॉलरशिप जब एक बार मिलना शुरू हो जाती है तो वो कैंसिल नहीं होती है, लेकिन ये बहुत ही रेयर केसेस में ऐसा होता है, जैसे किसी ने बीच में ही रिसर्च छोड़ दी, पढ़ाई छोड़ दी, कोई कुछ भी रीज़न हो, चाहे वो या तो वो छोड़ के चला गया, दूसरी कंट्री पढ़ने के लिए चला गया, या ये कि कोई नौकरी मिल गई, तो इस ऐसे मराहिल में और ऐसे हालात में उनकी ये स्कॉलरशिप कैंसिल हो सकती है। और उसके लिए ख़ुद कैंडिडेट को भी चाहिए कि वो ये गवर्नमेंट ऑफ कंसर्न डिपार्टमेंट को ये बता दे कि मैंने फ़लाँ जगह गवर्नमेंट या जॉब ज्वाइन कर ली है या मैं अब्रॉड जा रहा हूँ, तो उनके लिए मुनासिब है कि वो उसको ख़त एप्लीकेशन दे दे उसको रुकवाने के लिए। वरना उमूमी तौर पर ऐसे जिसको जो पढ़ाई जिनकी जारी है वो स्कॉलरशिप एबॉलिश नहीं होती है, कैंसिल नहीं होती है। जी, आपने इतना कुछ डिटेल में बताया MANF के बारे में। आपसे ये जानना चाहेंगे कौन सा डिपार्टमेंट है जो इसे रेगुलेट करता है? इस जूनियर रिसर्च फेलोशिप और मौलाना आज़ाद नेशनल फेलोशिप या CSIR, ये जितने भी फेलोशिप्स हैं, ये यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन इसका ये नोडल बॉडी है जो इसको रेगुलेट करती है, और यही तमाम जितने भी रेगुलेशंस हैं इसके वही उसको लुक आफ्टर करती है। और एग्ज़ाम का UGC ने NTA को ऑथोराइज़ कर दिया, तो NTA इन तमाम इम्तहानात को कंडक्ट करती है। और बहरहाल मालूमात जहाँ तक हो कि एग्ज़ाम कब होगा या इसके एप्लीकेशंस कब आएंगे, तो NTA और UGC दोनों के साइट्स पे ये इंफॉर्मेशंस अवेलेबल होती है। अब बहुत से ऐसे व्यूअर्स होंगे जो ये जानना चाहेंगे कि मौलाना आज़ाद नेशनल फेलोशिप स्कीम के बारे में कहाँ से इंफॉर्मेशन ले सकते हैं, तो आइए जानते हैं। PM के 15 पॉइंट्स फॉर माइनॉरिटीज़ वेलफेयर पर नज़र डालें तो इसमें इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विसेज,
स्कूल की तालीम की बेहतर पहुंच, उर्दू की तालीम के लिए बेहतर अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज, मदरसों का मॉडर्नाइजेशन, माइनॉरिटी मेरिटोरियस के लिए स्कॉलरशिप, मौलाना आज़ाद एजुकेशन फाउंडेशन के ज़रिए बेहतर तालीम, बिल्डिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, गरीबों के लिए टेक्निकल ट्रेनिंग के ज़रिए स्किल डेवलपमेंट और बेहतर ऑप्शंस लोन के लिए, साथ में स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट सर्विसेज में नौकरियां और ग्रामीण रिहायशी इलाकों में बराबरी का दर्जा और कम्युनल राइट्स पर रोक और साथ ही विक्टिम रिहेबिलिटेशन जैसे पॉइंट्स शामिल हैं। हमारे वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी जी का मानना है कि समाज में सभी तरह के लोग प्यार और सद्भाव के साथ मिलजुल कर रहें, तभी सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास का मकसद हासिल किया जा सकता है। उम्मीद करते हैं कि ये तमाम जानकारी आपको पसंद आई होगी और आप इसका फ़ायदा ज़रूर उठाएंगे। डॉक्टर मोहम्मद अजमल जी, आपने वक्त निकाला और तमाम अहम जानकारी हमें दी। मौलाना आज़ाद नेशनल फेलोशिप स्कीम से जुड़ी हुई, उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया मैडम, आप लोगों ने मुझे अपने चैनल पे बुला करके इज़्ज़त दी, शरफ बख्शी, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और जो बातें हमने मौलाना आज़ाद नेशनल फेलोशिप के बारे में कही है, उसके लिए मैं अपने स्टूडेंट्स और कैंडिडेट्स को गुड लक कहूँगा और ये कहूँगा कि आप लोग बहुत डेडिकेटेड होकर के अपनी फील्ड में काम करें और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जो स्कीम्स हैं वो उसको भी गवर्नमेंट को भी लगे कि नहीं, हमने जो ये स्कीम्स लाई हैं तो इनसे स्टूडेंट्स कैंडिडेट्स उससे उसको अवेल कर रहे हैं, उससे फ़ायदा उठा रहे हैं। थैंक यू सो मच। थैंक यू। नाजरीन, आज के एपिसोड में बस इतना ही। अगले एपिसोड में फिर हाजिर होंगे और बात करेंगे प्रधानमंत्री की 15 पॉइंट्स ऑफ माइनॉरिटीज़ वेलफेयर में से किसी दूसरे स्कीम की। फ़िलहाल मुझे और मेरी टीम को दीजिए इजाज़त। आदाब।